सर कारगिल वॉर के बारे में बताएं। वो 1999 की रात जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी, तो मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है। उसको यहाँ पे गोली लगती है, उसका एक पूरा सर निकल जाता है बाहर। मैं उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाया। ऐसे मेरे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं और मेरी फिर गोद में आकर कैसे लेट जाता है। कारगिल की लड़ाई में 17 गोलियां लगी। पाकिस्तान के जवान आकर के जब हमारे शरीरों के अंदर गोलियां मारने लगी तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट जो हैं, उनकी अगर हम कोई मिसाल देना चाहे तो वो होगी बहादुरी की, जज्बे की। कुछ समय पहले मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था कारगिल वॉर के ऊपर, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसलिए हम फिर से एक नए गेस्ट के साथ वो ही कहानी जानना चाहते हैं एक दूसरे एंगल से। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं भारत के यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता। 16 साल 5 महीने की उम्र में फौज उन्होंने ज्वाइन की। कारगिल की लड़ाई में 17 गोलियां लगी, फिर भी पूरी जोश के साथ लड़े। परमवीर चक्र विजेता, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ सर, शुरुआत करते हैं। जब मेरे को पता चला कि आपने 16 साल की उम्र में फौज ज्वाइन कर ली थी, अब तो शायद नहीं कर सकते 16 साल की नहीं, उम्र अब में। नहीं कर सकते। कैसे सर, वो हिम्मत, वो जज्बा कहाँ से आया? देखिए, जज्बा हिम्मत ये सब परिवार से आते हैं, शिक्षा से आते हैं, स्कूल से आते, सोसाइटी से आती हैं। कि हम जिस तरह का बातें सुनते हैं, जिस तरह की पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे भाव और भावनाएं बनते हैं। तो पिता से सुनते थे कहानियाँ, क्योंकि वो भी एक फौजी रहे थे। फिर स्कूल के अंदर योद्धाओं की कहानियों को पढ़ा, फिर लगा कि नहीं, फ़ौज में जाना चाहिए। तो वो फ़ौज वाले भाव भावनाएं पैदा होती रहीं और तब ये था कि 16 साल की अवस्था में आप जॉइन कर सकते हैं आर्मी को एज ए सिपाही। तो उसमें बहुत सारी छूट मिलती थी, तो मैंने वो ज्वाइनिंग किया। 11th पास करके फिर 12th में आया था, तो और मैं फ़ौज में भर्ती होकर के चला गया 16 साल 5 महीने की अवस्था। मात्र 16 साल की उम्र में। और अगर आज के टाइम पे मैं देखूं तो 16 साल का बच्चा शायद 8वीं 9वीं क्लास में होता है और उससे अपने माँ बाप कहते हैं कि इसका स्कूल का बैग बहुत भारी है, लाओ मैं उठा लेता हूँ। और कहाँ आप जो फौज में चले गए। तो जिस तरह की परवरिश, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा, उसी तरह के तो बच्चों के अंदर भावनाएं आएंगी। हमने वो चीज़ें देखी थी, या तो इसलिए जो है भाव पैदा हुए, तो इसलिए हमारा रुझान उस तरफ रहा और उस तरफ हम चले गए। सर, कारगिल वॉर के बारे में बताएं। वो 1999 की रात जब आप के गोलियां लगी। कारगिल वॉर आज 25 साल हो गए उसको। हाँ जी। और द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती थी, ऑक्सीजन नहीं थी। हिंदुस्तान की फ़ौज ने नीचे वाली चोटियों के ऊपर तो कब्जा कर लिया, लेकिन हाइट्स अभी भी दुश्मन के पास थी। तो उसी हाइट्स टाइगर हिल को वापस जीतने के लिए, वापस अपने देश की सीमा में मिलाने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई गई। तो हमारी बटालियन 18 ग्रेनेडर को उसका जिम्मा सौंपा गया। तो एक विशेष टीम होती है जिसको घातक प्लाटून कहते हैं, और सिविल में उसको कमांडो टीम कहते हैं। तो उसमें ऐसे जवानों का चयन होता है जो फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, और जिसका फायर पावर बहुत अच्छा हो, जिसका जो नेविगेशन बहुत अच्छा हो। तो ऐसे जवानों को जो है चयन शुरू हुआ। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। आप किस तरह का काम कर रहे हो और किस सोच के साथ, किस निष्ठा के साथ, किस विश्वास के साथ आप काम कर रहे हो, वो काम ही हमारी पहचान बनाती है। तो उससे पहले जो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था। 22 दिन तक? 22 दिन। और उस 22 दिन के दौरान तोलोलिंग पहाड़ी पर अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था।
तब जा कर के उस पहाड़ी पर हिंदुस्तान की सेना को पहली विजय, कारगिल के अंदर पहली विजय मिली थी। और उस लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम थी जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और हमेशा देना। अच्छा। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। 22 दिन तक? 22 दिन तक। ये पॉसिबल है? हाँ, तो आप ये जो खाना हम खाते हैं इससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है। इससे बॉडी, इस शरीर, मसल्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन एक हमारी जो है आत्मिक एनर्जी है, वो इससे नहीं मिलती, भोजन से नहीं मिलती, उस निष्ठा से मिलती है, जिसे ऊर्जा भी कहते हैं। हाँ, जिसे ऊर्जा भी कहते हैं। वो भक्ति से मिलती है कि आप काम के प्रति कितने भक्त हैं, कितने निष्ठावान हैं। तो उस काम से हमारी पहचान बनी। क्योंकि खाना क्या होता था? खाना क्या हो, कुछ नहीं था। वो जो पूड़ियों की पापड़ियाँ होती थी जूट के बोरे में चिपकी हुई, उनको ऐसे झाड़ करके चाय में डाल करके पीते थे, तो उसी से जिंदे थे। तो ये इस काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकल मेंटल बहुत स्ट्रांग हैं और इनको इस घातक प्लेटून कमांडो टीम में शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। और फिर उस टीम को उस टाइगर हिल के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। क्या आपके बाकी साथियों की उम्र भी 19-20 साल ही थी? हाँ, कुछ ऐसे ही थी, 19, 20, 21, 22 साल ऐसे इतने ही थे। जो हमारे कुछ सीनियर थे उनकी उम्र ज़्यादा थी, उनकी 35, 30, किसी का एक जो प्लेटून हवलदार था उसकी 45 साल थी। तो इस तरह के जो है, क्योंकि अनुभव भी चाहिए, जोश भी चाहिए, जुनून भी चाहिए। तो हर चीज़ का मिश्रण होता है सेना में। और टीम वर्क होता है, कोई इंडिविजुअल वर्क तो नहीं होता। तो टीम का मतलब ही होता है कि जो है, जो संपूर्ण रूप से सशक्त और समृद्ध हो, सर्वगुण संपन्न हो। तो हाइट ज़्यादा थी, दुश्मन दूर तक देख सकता था, दूर तक देख सकता था तो दूर तक मार भी सकता था। हाँ। इसलिए अपनी मूवमेंट को छुपाने के लिए हमने रात का सहारा लिया। रात भर उस पहाड़ी पे चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन की चढ़ाई चढ़ी। और तीसरी रात का तो वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य है, शायद वो कल की ही बात। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया, दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवान, 21 में से केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के बंकर, हम 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे जो 4-5 पाकिस्तानी सैनिक थे उनको मार गिराया। तो वहाँ से टाइगर हिल टॉप 50-60 मीटर रहा था। तो टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी के स्ट्रेंथ 150, हम केवल 7। उनको आभास और पता चल गया था कि हिंदुस्तान की फ़ौज हमारे करीब आ गई है। फिर ज़बरदस्त फायरिंग हुआ, 5 घंटे तक फायरिंग चला। और उस 5 घंटे के दौरान धीरे 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 करके एक एक मेरा साथी शहीद होता रहा। मैंने देखे कि जो है, मुझे वो पल अभी भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। तो मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, उसका एक पूरा सर निकल जाता है बाहर। मैं उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाया। ऐसे मेरे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं और मेरी फिर गोद में आकर कैसे लेट जाता है। पल भर में दोनों साथी शहीद हुए। एक हमारी सपोर्ट के लिए पीछे से ऊपर चढ़ा, वहीं एकदम बम गिरता है तो उसकी यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा कर के गिरती है। एक और साथी आगे बढ़ा, एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मैंने तमाम अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देखा। उनकी तरफ से मैं भी मर गया था।
पाकिस्तान की सेना के। हाँ, तो 30-40 पाकिस्तान जवानों की टीम हमारे नज़दीक आई। तो एक कमांडर था, उसने बोला इनको ज़रा चेक तो करो, इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं है। और पाकिस्तान के जवान आकर के जब हमारे शरीरों के अंदर गोलियां मारने लगी तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। तो उसने जो सामने वाले को मारा उसकी बॉडी उछली बगल वाले को, मैं इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी तो देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, फिर पैर में गोली मारी तो वो धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव किया कि हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे, और ये भी सब कुछ पड़ा सहता रहा और देखता रहा। बहुत देर तक ये तांडव चला। उसके बाद फिर उनके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठाओ और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला करो। हमले वाली जब बात सुनी तब लगा कि आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। बस चारों तरफ तो वो खड़े थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। दोबारा से गोली मारने लगे। वो नज़दीक आया तब मैंने मन और मस्तिष्क में एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। और आज उसी विश्वास की बदौलत, उसी कमिटमेंट की बदौलत मैं जिंदा भी हूँ। हम जीवन में कमिटमेंट तो बहुत करते हैं लेकिन उसके ऊपर दृढ़ संकल्पित नहीं रहते। हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और ये भटकना ही हमें फिर पीछे कर देता है। महाभारत हमने देखी है ना, उसमें एक पिता में भीष्म थे। हाँ। उन्होंने क्या किया, जीवन कमिटमेंट किया, प्रतिज्ञाएं करी जीवन भर, और उन्हीं प्रतिज्ञाओं और कमिटमेंट की बदौलत उन्होंने अपनी इंद्रियां ही नहीं अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। अर्जुन ने इतने बाण उनके शरीर में मारे थे, रोम रोम बाणों से बिध गया था, लेकिन प्राणों को नहीं हर पाए थे। तो ये कमिटमेंट में पावर है, ये कमिटमेंट में शक्ति है। बस उसने गोली मारी, दोबारा से पैर में हाथ में दोबारा गोली मारी, 2 कदम चला। शायद उसको एहसास हुआ होगा कि मैं जिंदा हूँ। जैसे वो रुका मैं देख रहा था, मुझे भी लगा कि शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। अभी मन के अंदर ये भाव चल रहे थे, तब तक वो वापस पीछे मुड़ गया और मुड़ते उसने राइफल ऐसे सीने की तरफ जब करी, तब एक पल के लिए, कुछ क्षण के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली ज़मीन नहीं, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। शायद उस माँ भारती को अपने बेटों का वीरता, शौर्य को बाहर पहुंचाने का शायद मुझे माध्यम चुना होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते पत्थरों पे। पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, शायद माँ भारती ने वो सिक्के इकट्ठे किए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचित हो गई, लेकिन उस गोली की फोर्स से, पावर से, धक्के से लगा मुझे कि मैं मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, आकर के उसने मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब एकदम से चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल के उसके ऊपर फेंका जो हमारे हथियार उठा करके लेके जा रहा था। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया था।
उसका यहाँ से सर उड़ा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था। उन्होंने तो गोलियों की बौछारें शुरू कर दी। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफ़ल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला नहीं, पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। फिर एक हाथ से राइफ़ल उठाई, इसी हाथ से पलटा खाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया और उसमें 3-4 पाकिस्तानी जवान मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो उनको लगा कि यहाँ नीचे से और रीइंफोर्समेंट। आपका पैर भी काम नहीं कर रहा होगा? पैर का पूरा मसल्स निकला हुआ बाहर था, इस हाथ की पूरी हड्डी निकले हुई बाहर थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। खिसटता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया, उनको वहाँ खदेड़ा। 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, वेपन के डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ छोड़ करके भागते जा रहे। बहुत देर वहाँ पर पड़ा रहा, देखता रहा। फिर मन और मस्तिष्क में पागलपन छाया। योगेंद्र, तुझे नीचे जाना है, अपने साथियों को बचाना है। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर हिम्मत को बटोरा धीरे धीरे, फिर खिसटता, रेंगता रेंगता जब चलने लगा, ये हाथ की हड्डियाँ जब आपस में टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को उठा करके पीछे फेंका, कमर में बेल्ट थी, बेल्ट में बचाया। फिर अपने उन साथियों तक पहुंचा, तब एकदम से ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये सर निकला हुआ बाहर था, तो किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर हुआ बैठ करके, चारों तरफ ऐसे डेड बॉडी ही डेड बॉडी पड़ी थी, वो भी छत बिछत अवस्था में। और ये 19 साल का लड़का उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। जिधर भी नज़र उठती उधर बर्फ़ और पहाड़ के सिवा कुछ नहीं नजर। बहुत देर रोया। जब हम रोते हैं या हंसते हैं या नाचते हैं, ये एक थेरेपी है जो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। हाँ। और हम क्या है, हम ये बॉडी या शरीर नहीं है, हम तो एक सोल, एक आत्मा है। और वो सोल, वो आत्मा तो परमात्मा है। तो मैं रोता हुआ शायद अपने आप से कनेक्ट हुआ, और जब अपने आप से कनेक्ट हुआ तो शायद अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया। और तुरंत आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस पहाड़ी पर 500 मीटर पत्थरों में रोल करता हुआ नीचे आया। 500 मीटर तक? तो फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया आकर के, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर की तमाम जो घटनाक्रम से अवगत कराया। फिर दोबारा से उन्होंने प्लानिंग की होगी, फिर दोबारा से हमला किया और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। मुझे कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचाया गया तो शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था, इतना लहू बह गया था। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को पहचानता? मैं कहा साहब नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उन्होंने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। फिर उन्होंने कहा कुछ बता सकता है? मैं कहा हाँ सब बता सकता हूँ। फिर ऊपर की तमाम घटनाक्रम उनको बताया। फिर लास्ट में उन्होंने कहा जवान की रिक्वायरमेंट। मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमने सनूर फील्ड पट्टी की है, क्योंकि एक बटालियन कमांडर और जवानों का पिता और पुत्र का संबंध होता है। तो एकदम से उनको बोला खाने के लिए पर्याप्त मिलता है? मैं कहा साहब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। वो जज्बा, वो जुनून, वो उस तरह की इन्वायरमेंट, वो भूख को ख़त्म कर देती है। जब हम किसी चीज़ से आत्मिक रूप से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वहीं से आपको एनर्जी मिलती है। तो वही चीज़ थी। तो इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर पता नहीं मुझे कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। वहीं पर पता चला उसी रात को जब हमारी फ़ौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया,
बिना किसी कैजुअल्टी के उसके ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था। हाँ जी। उसके बाद सीज फायर हो गया और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। हाँ जी। वर्ष 2024 एक ऐसा वर्ष जो कारगिल की स्वर्णिम जीत की रजत जयंती वर्ष, जिसमें हम पूरा भारत अपने 545 बेटों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और ये ऐसा ही वर्ष है। बस उसके बाद 16 महीने हॉस्पिटल रहा, 16 महीने लगे 16 महीने रिकवर होने में लगे। फिर उसके बाद भारतीय सेना में वापस गया, 25 साल सेवा किया और अभी 3 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। अभी भी लगातार नौजवानों के बीच उन शहीदों का शौर्य सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी भरने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज का युवा बहुत नेगेटिव थॉट्स में चला गया है। मेरा ये सवाल भी था आपसे, क्योंकि आपने 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में बल्कि, इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ किया, वो भी खुद के लिए नहीं, देश के लिए। तो आज जब आप, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं बहुत छोटी छोटी हैं, उनको समस्याएं कह भी नहीं सकते, आपको कैसा महसूस होता है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने संघर्ष नहीं देखा। जब तक हम संघर्ष या कोई भी ट्रेनिंग होती है, चाहे फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वो एक ट्रेनिंग, एक तपन होती है। जितना अपने संघर्ष के भट्टी में अपने आप को नहीं तपाओगे, तब तक आप में अंदर चमक भी नहीं आएगी, आपके अंदर सामर्थ्य भी नहीं आएगी, आपके अंदर कभी पॉजिटिविटी भी नहीं आएगी। जितनी संघर्ष की राहों से गुजरोगे, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अभी आएगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका अंदर एक नया ऑरा भी जागृत होगा, एक सकारात्मक भाव पैदा होंगे, एक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तभी तो दिनकर जी ने युवाओं के लिए कहा कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कि अगर हम मन और तन के अंदर जीत दर्ज कर लें, प्रत्यक्ष रूप से जीतने में हमें कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। इसी को जयशंकर प्रसाद ने आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिकरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्या? तो नदी के साथ साथ तो कोई भी बह लेता है, लेकिन नदी की धारा के विपरीत अपनी नाव को खेना, तब आपकी सामर्थ्य, आपकी कौशल, आपकी योग्यता का आभास होता है। तो हमें कहाँ योग्यता है, कहाँ हमारे अंदर कौशल है? अगर हमारे अंदर कौशल है तो जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान तो शालीनता देता है, विनम्रता लाता है, सरलता लाता है व्यवहार के अंदर। हम कितने सरल व्यवहारिक हैं बताइए। हमारे अंदर हमारा व्यवहार इतना क्रूर होता चला जा रहा है, निष्ठुर हम बनते चले जा रहे हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें नहीं पता है। भाई ये जिंदगी है, ये बहती जा रही है। अब इसमें कितनी पावनता आप डाल सकते हो, वह आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। हम अभी बोलेंगे सर अरे एक कीचड़ में कमल खिलता है। बिल्कुल। कमल वहाँ, कमल अगर ये कहे कि मैं तो कीचड़ में नहीं, वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर भी तो एक कमल खिल रहा है ना कीचड़ के अंदर। तो हम अगर अपने आसपास सोच रहे हैं कि कीचड़ है, लेकिन फिर भी हम तो कमल की तरह खिल करके उठे, तब तो आपकी जो है विशेषता है। बट आज हम न जाने किस दिशा में जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, तकनीकी आपको आनी चाहिए, लेकिन उस ज्ञान के पर्पस से, आपके व्यवहार को सुधारने के पर्पस से। बहुत सारा सागर भरा हुआ है, लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि हम कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं। और यही हमारे जीवन की शैली को बहुत बाधित कर रहा है, बहुत परिवर्तित कर रहा है। हमारी जीवन शैली क्या है? हम रात को 1-1 बजे तक सोते नहीं हैं, सुबह को 8 बजे से पहले उठते नहीं हैं।
तो आपके अंदर सकारात्मकता भाव कैसे आएगी, काम करने की इच्छा शक्ति कैसे पैदा होगी। आप शाम को जल्दी से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा योग प्राणायाम व्यायाम कीजिए, आपके अंदर स्फूर्ति भी आएगी, सकारात्मकता भाव भी आएंगे, प्रेरणा भी मिलेगी, काम करने की इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। आप 8 बजे तक सोते रहोगे तो फिर ये एक उबासी वाला जीवन जाएगा, नकारात्मकता वाला जाएगा। तो इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो जीवन शैली है इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। रील बनाइए, रील इतनी भी मत बनाइए कि इस रील के चक्कर में आप खुद ही रील बन जाए। ठीक है, तो हमें ये जो रील बनाना है, लाइक है, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान हमारे वास्तविक कर्म है। एकदम सही बात है सर। सर आप इंस्ट्रक्टर भी रहे आर्मी के अंदर, उसके बारे में बताएं सर। वो ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या आप लोग जैसे बताते हैं कि इंस्ट्रक्टर बहुत टफ होते हैं, बहुत मार पिटाई भी होती है शायद, और जो पहले जो आप लोगों ने जैसे ट्रेन किया फौज को, और अब जो अग्निवीर वाले जो फौजी हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग सेम है? नहीं, फौज की बेसिक चीज़ें तो सब सेम है, बट ट्रेनिंग का जो है समय के साथ बदलाव आता है। और उस समय के बदलाव, पहले रेगुलर फौज हुआ करती थी तो उसका टफनेस ज़्यादा होती थी ट्रेनिंग में। हाँ, अभी अग्निवीर है, सिर्फ 4 साल के लिए है। हाँ जी। तो अभी इतना टफनेस नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कठोर। तो एज ए इंस्ट्रक्टर्स, उसका इंस्ट्रक्टर नहीं होता, वो एक कुम्हार होता है। हाँ। और कुम्हार का काम क्या होता है? मिट्टी ही, जो उसके पास मिट्टी आई है उसको अच्छे से गूंथना, और गूंथ करके उसको जो है एक नई आकृति के रूप में ढालना, उसको धूप में भी सुखाना है और आग में भी तपाना है। जब वो एक नया आकृति में कोई बर्तन, कोई कुछ चीज़ आती है, जब धूप में सूखती है थोड़ी टाइट होती है, और जब आग में तपाई जाती है वो इतनी सख्त हो जाती है, फिर आप उसमें कुछ भी संग्रह कर सकते हैं। तो ये ऐसी ट्रेनिंग, तो वो आग की भट्टी है, वो कुम्हार है, उसका काम है ये कि इंसान एक मिट्टी है, इस मिट्टी को किस तरह से किस रूप में परिवर्तित करना है, ये सामने वाला जो इंस्ट्रक्टर है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि इससे उसका शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, ये सब कुछ बदली होता है। और जब अगर एक सिविलियंस को कहें कि चल भाई गोली चल रही है वहाँ चला जा, नहीं जाएगा। नहीं। लेकिन फौजी का वो पूरा एक ऐसा चेंज हो जाता है अंदर से कि गोली चल रही है तो वो गोली के आगे कूद जाएगा। वो क्या है? वो चेंज है। और वो इंस्ट्रक्टर का काम है उसके अंदर इस तरह की तब्दीली लेके। एक तरीके से माँ बाप का काम करते हैं इंस्ट्रक्टर फौज में। माँ बाप का काम है एक अलग है, और जो गुरु का काम है एक अलग है। माँ बाप ने एक जीव को जन्म दिया, उसको कुछ संस्कार दिए। माँ बेसिकली एक प्राइमरी, जो पहली शिक्षक होती है, जो उसको बच्चे को पहला गुरु जो उसको कुछ बताती है, समझाती है और उसके बाद में ढालती है। लेकिन जो ये जो शिक्षक, जो गुरु हैं, ये उसको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बिल्कुल। तो ये इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा भी ना कि गुरु शिष्य कुंभ कुम्हार है, गड़गड़ काढ़े खोड़, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कि जब तक चोट नहीं लगेगी, डंडे नहीं लगेंगे, जब तक उसमें सुधार नहीं आ सकता, जब तक वो शक्त नहीं हो सकता है। और ये जो गुरु है अगर इस तरह के अपने कार्यों को करता है तो तब वो ईश्वर से भी बड़ा हो जाता है। कुछ बता सकते हैं सर कैसे आप, अगर आपका कोई कैडेट कोई गलती कर देता था, हाँ, या फिर कहीं लेट हो जाता था, तो कैसे पनिशमेंट देते थे आप? इंडिविजुअल पनिशमेंट नहीं है फौज में, कलेक्टिव पनिशमेंट। एक की गलती पे सबको पनिशमेंट मिलेगा। किसी का अगर हेयर ठीक नहीं कटा है, या सेविंग ठीक नहीं करता है, अगर मान लो एक बाल रह गया, हाँ, सेविंग ठीक नहीं है, तो उसको तो जो है ऐसे पत्थर रगड़ा जाएगा। पत्थर से? हाँ, पत्थर रगड़ा जाएगा ताकि उसमें यहाँ दाने भी पड़ जाएं, और फिर उसको जीवन भर याद भी रहे कि यार ये जो निशान है ये इसलिए है क्योंकि मैंने दाढ़ी सही से नहीं बनाई थी। और फिर ये तो हो रहा है, फिर बच्चों, बाकी जो बच्चे हैं उनको दे फंट्रूल उसको जो है ना, और वो हमें लगता था पनिशमेंट है,
लेकिन वो पनिशमेंट नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। और जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो हम भी समझते थे जब हमने ट्रेनिंग किया था कि यार सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक साला कोई हमें सांस नहीं लेने देगा। हाँ, बड़ा पनिशमेंट, दुश्मनी निकालते हैं, दुश्मनी निकल रही है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद एहसास होता है, जब एक बच्चा, जहाँ जिस दिन हम गए थे हमारे अंदर 2 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता नहीं थी, और 9 महीने के बाद हम 80 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते थे, वो भी 30 किलो वजन लेकर के। और टाइगर हिल की वो रात इसका सबूत है। ये बिल्कुल, जितने भी टफनेस वाले कार्य आज तक फौज कर पाई है वो इसलिए कर पाई क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग बड़ी टफनेस तरीके से करती है। और हमारी इंडियन आर्मी फौज हर काम को बखूबी और बड़ी बेहतर तरीके से कर पा रही है। अब बोरविल में बच्चा गिरता है, तो वो फौज का काम तो है नहीं, लेकिन फौज को बुला लिया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इस देश को फौजियों के ऊपर विश्वास है। बिल्कुल, वो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वो हर पूरे वर्ष वो ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग करते हैं, और उस ट्रेनिंग के अंदर फिर उसकी इतनी कौशल, इतनी क्षमताएं, उसमें इतनी योग्यताएं आ जाती हैं कि वो हर काम को करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए इन्फेंट्री पैदल फौज है ना, जिसमें आता है जीडी, जर्नल ड्यूटी, उसमें हर काम को वो अपने हाथ से करने में सक्षम होता है। एक फौजी जो इन्फेंट्री का होगा उसको खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है, उसको साफ सफाई अपने घर की भी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, और वो करते भी हैं, बिल्कुल, ठीक है, हर काम को करने में सक्षम है। एक सवाल और था सर, जैसे अभी आपने बताया कि अब 4 साल के लिए हैं अग्निवीर, तो थोड़ी सी ढील दे दी जाती है ट्रेनिंग में, तो क्या अब आगे अगर कोई वॉर होती है तो इंडिया सक्षम है? देखिए, इंडिया की जो फौज है वो तो सक्षम है, उसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो 4 साल वाला जो लेके आए कॉन्सेप्ट, अब ये किस तरह से कॉन्सेप्ट लेके आए नहीं समझ में आया मेरे भी। बट हाँ, ये एक जो जिसको मालूम है ये घर मेरा है ना, उसको उस घर से लगाव होता है। बिल्कुल, ठीक है, और जब घर से लगाव होता है तो उस घर की तरफ कोई उंगली उठाता है तो उसकी हाथ तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ वो वाले भाव नहीं होंगे, तो ये थोड़ी कहीं कमी रहेगी। वो जो अपनापन जो होता है ना, अपनापन, वो कहीं ना कहीं खल रहा है। और ये शायद जवानों में भी आपस में होगा। हाँ, क्योंकि पहले लगता था कि हमें 20 साल 25 साल साथ रहना है, अब सिर्फ ये है कि 4 साल के साथ ही कॉलेज जैसा हो गया। बिल्कुल कॉलेज जैसा हो गया। तो कॉलेज में जाने के बाद में कौन किसके दोस्त को कौन कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई अपनी जॉब कर रहा है, कौन पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं किस मकसद से ये लेके आए हैं, नहीं, ये कमज़ोर कहीं ना कहीं हमारी संस्था को, राष्ट्र की सुरक्षा को कर रहा है। बट हाँ, नौजवानों में वो है, जोश है, जुनून है, जज्बा है कि हम वर्दी से नहीं, हम मन और भावनाओं से फौजी बने। तो मन और भावनाओं से फौजी जो है कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। बिल्कुल। तो हम, चाहे हम फौज में रहें, चाहे किसी भी और सेक्टर में रहें, तो हमारी सोच और भाव हमेशा इस राष्ट्र के निर्माण में के लिए होनी चाहिए। क्योंकि नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र ने हमें शिक्षा दिया, संस्कार दिया, भोजन दिया, हमें संस्कार, हवा दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ तो दिया। अब हमारा काम है राष्ट्र को देना। तो राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके हम काम करते हैं, तो हम जीवन में हमेशा सकारात्मक भाव से काम करेंगे और राष्ट्र को उन्नति और प्रगति की तरफ लेकर के जाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि ये राष्ट्र, ये जो सीमाएं खींची गई हैं, ये लकीरें खींची, इससे राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र लोगों से बनता है, लोगों के व्यवहार से बनता है, लोगों के ज्ञान से बनता है, लोगों के संस्कार से बनता है। तो इसलिए इसने कहा, किसी ने कहा भी है कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की तमसीरों से। तो हमें इस तरह से करना चाहिए। सर,
कारगिल के ऊपर एक मूवी भी बनी, कारगिल की लड़ाई, LOC कारगिल, उसमें आपका जो किरदार है वो मनोज बाजपेयी ने है। तो वो कैसा लगा आपको? क्या आपसे उन लोगों ने बात की थी, आपसे कहानी हाँ। जानी थी? जेपी दत्ता जी ने, उन्होंने ज़रूर मेरे से बातचीत हुआ, तो इनसे कैसा लगा आपको वो मूवी देख के? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ जो है दिखाने की कोशिश की है रियलिटी में, और बहुत हद तक कुछ दिखाया भी है। बट वो ऐसा था कि सिविलियंस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं 18 ग्रेनेडर अटैक कर रही है, तो कहीं सेकंड राजरीफ कर रही है, कहीं फर्स्ट नागा कर रही है, कहीं ये कर रहा है। अभी एक सीन इसका हो गया, एक सीन इसका हो गया। कन्फ्यूजन थे सिविलियन जो, लेकिन जो फौजी थे, फौजी बैकग्राउंड के, उन्होंने समझ लिया कि हाँ भाई ये हो रहा है। और बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है, दर्शाया है। नहीं सर, पर जैसी जो आपकी स्टोरी है, इतनी गोलियां और वो उम्र, वो मंजर जो आप बताते हो, इस पे तो एक डेडिकेटेड मूवी होनी चाहिए। हाँ, देखो अभी कौन बनाएगा। हम बनाएंगे ना सर, हमारी डिग्री खत्म होते ही हम बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत एक आपके प्रेजेंस में एक मोटिवेशन है, एक ऑरा है, एक पॉजिटिविटी है। ऐसा लगता है कि हमें भी देश के लिए तो चलो बहुत दूर की बात है, कम से कम खुद के लिए तो कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आप हमारे यूथ को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। एक बार सर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया, मेरे चैनल का नाम भी दीक्षांत पिलानिया है। ओके। तो अगर आप बोल पाएँ। हाँ, बिल्कुल जो है जो एक नया यूट्यूब चैनल है दीक्षांत पिलानिया। सर नया नहीं है, 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। 40,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर। तो हाँ, मैं सबसे जो है दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि दीक्षांत पिलानिया के जो यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसके जैसे यूथ वो मोटिवेट हों और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की उनके अंदर जज्बात पैदा हों। तो पुनः ज़रूर दीक्षांत पिलानी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम सर से वापस बात कर पाएं और उनके विचार, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएं। अभी इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।